नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। हाथरस की घटना से पुलिस ने कई सबक सीखे हैं। इसके साथ ही शासन ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े कदम उठाए। इसी कड़ी में अब गोरखपुर में नई पहल की गई है। थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंच रही महिलाओं को रसीद दी जा रही है ताकि इसके जरिए वो अपने केस की स्थिति जान सके और पुलिस भी काम में आनाकानी न करने पाए। कई बार देखा जाता है कि पब्लिक की फरियाद थानों में गायब हो जाती है। शिकायतकर्ता भी कई बार चक्कर लगाकर हल्कान हो जाते हैं और मामला जस का तस पड़ा रहता है। हालत ये होती है कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी शिकायत न मिलने का हवाला देकर बात टाल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गोरखपुर पुलिस ने महिला फरियादियों के लिए एक नई पहल की है। अब कोई भी महिला अगर पुलिस के सामने शिकायत करती है तो उसे एक रसीद दी जाएगी जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता, फोन नंबर और शिकायत करने की तारीख समेत तमाम जानकारियाँ होंगी। हस्बैंड है वो सुबह में 5 बजे सुबह से उठ के रात के 10 बजे तक पीते हैं और दिन करके घर में 3 बजे रात तक मारपीट, झगड़े, लड़ाई, यही सब। साल में हम 5 रूम चेंज किए। ये अपने पास एक प्रूफ भी रहता है कि हाँ हम गए थे तो हमको कुछ रिसीविंग मिला था, डेट भी उसमें रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो अपने लिए ठीक है। थाने पर जो भी फरियादी आते हैं उनके द्वारा अब थानों से उनको एक शिकायत पर्ची दी जा रही है जिससे उनके पास एक प्रूफ रहे कि वो थाने पे गए थे और वो जान भी सकते हैं कि उनके द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर क्या कार्रवाई हुई। साथ ही साथ जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, और हम सब उस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। प्रदेश सरकार सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाने का निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है ताकि महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही अब महिला फरियादियों को रसीद भी दी जाएगी ताकि वो अपने केस से जुड़ी हर जानकारी पा सकें और उनकी शिकायतों को अनदेखा न किया जा सके। महिला सुरक्षा और स्वाभिमान की दिशा में उठाया गया ये बड़ा कदम है। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत से नाराज लोगों ने देवरिया में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मारपीट की इस घटना में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के रामपुर खुरहरिया गांव के रहने वाले सिद्धांत करीब 1 हफ्ते पहले कहीं जा रहा था जब पहले से ही धात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। बदमाश से अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का समाचार मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने भटनी भरथुआ मार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस घटना में न ही केस दर्ज किया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। आरोप है कि विकास यादव उसके कुछ साथियों ने सिद्धांत पर हमला किया। हमारे लड़के का मर्डर हुआ है, सरेआम मर्डर हुआ है उसका, और इस मर्डर की जांच तुरंत की जाए, ये सीएम योगी जी से हमको मांग है, मुख्यमंत्री जी से। उसको दुश्मनी से बुलाए सब 4-5 लड़के हमेशा जाते थे रन करने इंस्टीट्यूट में और उनको दुश्मनी से बुलाए सब। वो अपने पुराने वाले मकान पे अपने बाबा और पिया को खाना लेके पहुंचे थे देने के लिए और वहीं पे वो लोग फोन करके बुलाए और उधर ही अकेले उनको 5-6 मिल के 6 लड़के थे 6 लड़के मर्डर करके। सिद्धांत को जो चोटें आई थी मारपीट की, सिद्धांत को यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया था और यहाँ से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था जहाँ उनकी आज मृत्यु हो गई है। इसमें नामित अभियुक्त विकास की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें अन्य साक्ष्य संकलित करके आगे की विवेचना कराई जाएगी। एक और जहां अब तक आरोपियों पर कार्रवाई न होने से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में 113 करोड़ 21 लाख रुपए का ऑनलाइन वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के बावजूद बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचे। राज्य के बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के करीब 3.5 लाख किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है, फिर भी सरकार ने प्रभावित किसानों के जख्मों पर मलहम लगाने का कार्य किया है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP
दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में ही मिलना चाहिए। पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में किसानों ने अर्थव्यवस्था को नई जान दी है, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम किसानों के सुख दुख में उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। सरकार की तरफ से राज्य में बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में 113 करोड़ 21 लाख रुपए का ऑनलाइन वितरण भी किया गया है। मानव तस्करी रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने क्रांतिकारी फैसला लिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए योगी सरकार ने राज्य के 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थाने का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा 40 यूनिट का भी गठन किया गया। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने अपनी मोहर लगा दी है। महिलाओं और बाल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। राज्य में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने अपनी मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र ने यूपी सरकार को वित्तीय मदद देने का फैसला भी किया है। केंद्र के सहयोग से यूपी सरकार जिन 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों की शुरू करेगी, उनमें से मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी, मुरादाबाद और लखनऊ शामिल हैं। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती, बरेली, महाराजगंज, मऊ, कानपुर, गोरखपुर और बिजनौर में भी मानव तस्करी रोकने के लिए थानों की स्थापना होगी। इसी तरह जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर और बलिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने बनाए जाएंगे। बागपत, शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई और श्रावस्ती में भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने शुरू हुए हैं। प्रदेश में पहले से 35 जिलों में एंटी ह्यूमन इकाई है। नए थाने केंद्र सरकार के वुमेन सेफ्टी डिवीजन के निर्देश के बाद स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार से पैसा भी आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले से स्थापित थानों को 12 लाख रुपए की दर से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। वहीं 40 नए थानों के लिए 15 लाख रुपए की दर से 6 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अब प्रदेश की तहसीलों में भी महिलाओं की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। योगी सरकार प्रदेश की तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है, जिससे महिलाओं को शिकायतों के निस्तारण के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश की हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जिले की हर तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश योगी सरकार ने जारी कर दिए हैं। यहाँ पर महिलाएं अपनी समस्याओं को बता सकेंगी। इसके अलावा हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। हर जिले के विकास भवन कार्यालय, तहसील और विकास खंड कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। इस डेस्क पर शासन के महिलाओं और बालिकाओं के कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें उनसे संबंधित कार्यक्रमों का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। साथ ही जहां जहां लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किए जाने हैं, ऐसे लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए तहसील पर तैनात उपयुक्त स्तर की महिला कार्मिक की तैनाती की जाएगी, जो कि व्यवहार कुशल और मृदुभाषी हो। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वैसे तो राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, पर प्रदेश में चल रहे विशेष जागरूकता अभियान के बाद अब हर जिले के विकास भवन और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला बहुत बड़ा है। इससे जहां महिलाओं और बालिकाओं को उनकी समस्याओं का हल मिलेगा, वहीं उनके स्वावलंबी बनने की शुरुआत भी होगी। हाथरस की घटना के विरोध में दिल्ली से सटे गाजियाबाद के करहेड़ा में हुई वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। अब करहेड़ा के रहने वाले मोन्टू वाल्मीकि नामक युवक की तहरीर पर पुलिस ने धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। मोन्टू ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सादे कागज पर अधूरे कागजों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इस मामले के हर पहलू की जांच होगी और अगर किसी दबाव, धोखे या लालच से धर्मांतरण कराने की बात उजागर होती तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी ने कोई FIR करी है, किसी ने कोई कंप्लेन करेंगे तो उसका एक वैधानिक एक तरीका है, उस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है। जांच के साथ कोई चीज़ ऐसी आती है जो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, स्वच्छता से है तो कानून उसकी इजाज़त देता है, कहीं उसमें जोर ज़बरदस्ती है, किसी प्रकार का उसमें लोभ है, तो इन सब चीज़ों पे फिर संविधान कहता है कि ये उचित नहीं है, अवैध है, उस पर फिर कार्रवाई होगी। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में महाराजगंज में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान अपना धान बेचने के लिए मारा फिर रहा है और राज्य सरकार आंख बंद करके बैठी है। तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में अभी भी धान क्रय केंद्र नहीं खुल पाए हैं। जो थोड़े बहुत खुले हैं वहां पर धान किसानों का शोषण हो रहा है। धान खरीद के अलावा गन्ना भुगतान, नलकूप के बिल में वृद्धि और आवारा पशुओं द्वारा फसल बर्बाद करने के मुद्दे को लेकर किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है, तभी तो वो कृषि सुधार के नाम पर काला कानून लेकर आई है। अगर बीजेपी किसान हितैषी होती तो इस तरह कानून न लाती। जो किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पराली के नाम पे भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो धान खरीद केंद्र खुले तो हैं लेकिन कोई खरीदारी नहीं हो रही है और किसान बेचारा परेशान है। 1100, 900 रुपये, 1000 रुपये कुंटल बेचने के लिए मजबूर है और दूसरी तरफ गन्ने का भुगतान भी अपने जिले में नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने मिल गेट पे भी हम लोगों ने धरना देने का कार्य किया था। अभी शादी नवरात्र चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में मां दुर्गा की आराधना करने वाले भक्त खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते, यानी नवरात्रि के दिनों में प्याज की डिमांड बाकी दिनों की अपेक्षा कम रहती है। बावजूद इसके बाजार में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज कहीं 60, कहीं 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो नवरात्रि के बाद इनकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो को भी पार कर सकती है। शारदीय नवरात्र के मौके पर जब मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली प्याज की डिमांड आप दोनों की अपेक्षा कम है, उस समय भी इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपए बिक रही प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि जहां से इन सब्जियों की सप्लाई होती है वहां पर बेमौसम बारिश ने असर डाला है। इसके साथ ही स्थानीय आवक अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते के अंदर 30 रुपए किलो का इजाफा हो गया है। 30 रुपए किलो प्याज महंगा हो गया है। तो होलसेल मार्केट में क्या रेट है? होलसेल मार्केट में 57-58 रुपए किलो प्याज हो गया है। यहाँ 60 बिक रहा है। हम लोग की जेब से पैसे घट रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतना महंगा प्याज ले नहीं पाता। 70 रुपये 80 रुपए किलो कस्टमर को देंगे, कहाँ देंगे, वो क्या खाएगा। 60 रुपए किलो मैं खुद बेच रहा हूँ प्याज यहाँ बैठ के। महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट लोगों का बिगड़ता जा रहा है, घर का बजट बिगड़ता जा रहा है और आप समझ रहे हैं कोविड-19 से किस तरह हम लोग को राहत मिली है, शुक्र है। और उसके बाद जो है वैसे भी जॉब्स वगैरह नहीं है, किस मुश्किल से हम लोग का घर चल रहा है हम लोग जान रहे हैं। इतनी परेशानियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महंगाई पे महंगाई, घर संभल नहीं पा रहा अभी तक। प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आयात के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराया जा सके। वैसे बाजार में सिर्फ प्याज ही महंगी नहीं है, आलू, टमाटर समेत तमाम दूसरी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
गाजीपुर में पेट्रोल पंप पर हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर घोषित इनाम को 25 से बढ़ाकर 50-50 हजार रुपए कर दिया गया है। 14-15 अक्टूबर की रात को इस हत्याकांड को अंजाम दिया था बदमाशों ने। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में देवचंदपुर गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले करमवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह और आनंद सिंह उर्फ ढोलक सिंह पर लगा था। इस हमले में पेट्रोल पंप का गार्ड भी घायल हुआ था। हमले के बाद बदमाश लाइसेंसी असलहे भी लूट ले गए थे। पुलिस ने हत्याकांड के दोनों आरोपियों करमवीर और ढोलक सिंह पर 25,000 से बढ़ाकर इनाम 50-50 हजार रुपए का कर दिया है। हर गली चौराहे पर दोनों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पे अभी तक लगातार हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं और इन पे दबिश दी जा रही है। इनकी गिरफ्तारी न हो पाने की दशा में 25,000 रुपये का रिवार्ड मेरे द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अरेस्ट ना हो पाने की दशा में आईजी रेंज महोदय द्वारा इसमें 50,000 का रिवार्ड घोषित किया गया है और इसमें हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट में इनके वारंट भी इशू कराने के लिए प्रत्यावेदन दे दिया गया है और शीघ्र ही इनकी 82-83 करके इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और हमारी टीमें लगातार इनका पीछा कर रही हैं। इस हत्याकांड से पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के मद्देनजर इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हो रही तोड़फोड़ के विरोध में सिविल लाइन व्यापार मंडल लामबंद होकर सड़कों पर उतर आया है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर तोड़फोड़ के विरोध में बैनर लगा दिया है। उन्होंने सिविल लाइन में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के विरोध में जुलूस भी निकाला। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सड़क के दोनों ओर चौड़ीकरण की पहचान के लिए पीडीए ने निशान लगा दिया है। इसकी जद में आने वाले कई छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी छिन जाएगी। यातायात की जो समस्या है उसके संबंध में विचार कर लीजिए। और कोरोना से 65 दिन से वैसे व्यापार सब बंद रहा पूर्ण रूप से और अब भी 40% व्यापार चल रहा है। ऐसी स्थिति में दुकानों को तोड़ना कोई समझदारी वाला या प्रैक्टिकल काम नहीं होगा। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हजारों घर टूट जाएंगे जिनके जो अपने घर से महरूम हो जाएंगे। बस्ती जिले में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उनके पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया। बस्ती जिले में एसओजी और परसारामपुर थाना पुलिस ने वस्थनवा इलाके से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 5 बाइक पुलिस ने पकड़ी, साथ ही 2 अवैध असलहे और तमाम दस्तावेज भी बरामद किए। दोनों के पास से पूछताछ किया गया तो उनके पास में 4 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है, जिसमें और साथ ही इनके पास से 2 315 बोर के तमंचे मिले हैं और 4 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से जो गाड़ी के जो फर्जी कागज भी इनके पास से बरामद हुए हैं, आरसी, जो कि इनके द्वारा कंप्यूटर से इनको प्रिंट कराया गया हार्ड कॉपी पे और उसको प्रिंट कराने के बाद में ये गाड़ियाँ चोरी करते थे और चोरी करने के बाद में इनके द्वारा इन गाड़ियों को फिर व्यक्तियों को बेचा जाता था। पुलिस के मुताबिक ये वाहन चोर चोरी की गई गाड़ियों को बेचकर कमाई करते थे। गिरफ्त में आए सीओम पर जहां आधा दर्जन मुकदमे हैं, तो वहीं दूसरे वाहन चोर योगेश के खिलाफ भी कई मामले हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। छठे दिन मां दुर्गा के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 6ठे दिन देवी आदि शक्ति के 6ठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। दुर्गा सप्तशती में जिस महिषासुर का उल्लेख मिलता है उसका वध करने वाली देवी मां कात्यायनी ही है, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए ये दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस स्वरूप की पूजा से कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। माता कात्यायनी की उपासना से साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होता है और उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं।
माता अपने भक्तों के प्रति अति उदार भाव रखती है और हर हाल में भक्तों की कामना पूरी करती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप इसी बात को प्रकट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी। 4 भुजा वाली मां कात्यायनी शेर पर सवार है, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता का ये स्वरूप अत्यंत दयालु और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।